बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक स्काई जंपर किसी हाइट से जंप करता है, फॉर एग्जांपल किसी एरोप्लेन से जंप करता है, तो एट द स्टार्ट ऑफ हिज जंपिंग उसकी हवा की रेजिस्टेंस 0 होगी, बट उसकी वेलोसिटी इनिशियली स्टार्ट कर रही होगी और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो कि स्टोक्स लॉ है, उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स है, ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स या अपवर्ड रेजिस्टेंस वो 0 होगी। तो चूंकि उसको कोई चीज रेजिस्ट नहीं कर रही और नीचे उसको जमीन खींच रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ, तो उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते किसी खास वैल्यू पहुंचेगी और जैसे उसकी स्पीड ज्यादा होती चली जाएगी तो उसकी रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स या अपवर्ड रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर रही होगी। स्पीड इंक्रीज करेगी तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। सो इस एयर रेजिस्टेंस के इंक्रीज के साथ एक टाइम ऐसे आएगा कि डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अपवर्ड फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी का इफेक्ट, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी एक खास स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे अपवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ रही है, अपवर्ड फोर्स बढ़ रही है, और डाउनवर्ड फोर्स तो कांस्टेंट है, वेट की फोर्स है जो कि बैलेंस हो जाएगी अपवर्ड फोर्स के साथ किसी खास स्पीड पर। उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और जब ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, और इन द absence ऑफ एनी फोर्स और नेट फोर्स 0 फोर्स, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा और वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन मीन स्पीड का इंक्रीज होना। जैसे ही फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। अगर आप गौर करें, इनिशियली ये जंपर जंप कर रहा है, इसने जंप किया तो स्टार्ट में इसकी अपवर्ड पुल 0 था। ये बार बार एनिमेशन दोहराई जा रही है। अगर आप गौर करें तो इनिशियली जब आप रेजिस्टिव फोर्स देखते हैं वो 0 थी, वैसे ऐसे स्पीड बढ़ने से वो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो ये नेट फोर्स जो रेड एरो है, ये नेट फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। नेट फोर्स 0 होती चली जा रही है, और जिस लम्हा नेट फोर्स 0 हो जाती है खास स्पीड पे, तो उसकी डाउनवर्ड स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, और उस फोर्स को, उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को टर्मिनल स्पीड कहेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस वेट कांस्टेंट रहता है। एयर रेजिस्टेंस इस फार्मूले से लेंगे जो कि स्टोक्स लॉ है, जो जैसे जैसे ये रेजिस्टिव फोर्स स्पीड बढ़ने से बढ़ेगी, एक वक्त आएगा बैलेंस हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स अल्टीमेटली 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसी सिनेरियो को समझने के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज किया एक मास जो कि किसी फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर हम उसको ड्रॉप करते हैं और वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है, तो उस पर 2 फोर्स एक्ट कर रही होगी। एक डाउनवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट फोर्स, और एक उसको एयर रेजिस्टेंस इन द फ्लूइड है, वाटर है, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैलेंस हो रही है एक खास स्पीड के ऊपर, और उस नेट फोर्स जब हम निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू नेट फोर्स आर एफ इज इक्वल टू एम ए। और जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इट मींस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ द मोशन अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें आपको नजर आ रहा है तमाम क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं अदर देन वेलोसिटी। जी इज कांस्टेंट, 6 पाई ईटा आर, और m कांस्टेंट है, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, r इज द रेडियस ऑफ द बॉल। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी बॉडी की, उसकी
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या एक्सेलरेशन उसका कम होता चला जाएगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा। एक खास स्पीड के ऊपर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन मीन स्पीड का बढ़ना, वो बंद हो जाएगा, और वो खास स्पीड जिसके ऊपर स्पीड फर्दर मजीद नहीं बढ़ेगी, दैट स्पीड इज नोन एज टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। इसी तरह अगर एयर के अंदर फ्रीली फैलिंग बॉडीज को ऑब्जर्व करें, जैसा कि हवा में मूव करते हुए किसी मोइस्ट पार्टिकल को, धुंध के जर्रात को, वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम एनालाइज करें तो उस पर भी यही फिनोमेना हो रहा होता है कि अगर वाटर ड्रॉपलेट इनिशियली मूव करना स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी 0 एंड विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी मूवमेंट के दौरान उसकी वेलोसिटी बढ़ने से उसको अपवर्ड ड्रैग या अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, वो बढ़ती चली जाती। एक वक्त आता है कि एयर रेजिस्टेंस बैलेंस कर जाती है वेट फोर्स को, जो जमीन की ग्रेविटी है, और जैसे जैसे आप ग्रेविटी रेजिस्टेंस बढ़ेगी और अप्रोच कर जाएगी एमजी को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी फर्दर बढ़ना रुक जाएगी और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दैट स्पीड इज नोन एज टर्मिनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए जो फैलिंग ड्रॉपलेट या मोस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमेशा अल्टीमेटली आपको कांस्टेंट स्पीड से फैल करते हुए नजर आते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फैल करते हुए नजर आए। अगर आप गौर करें कभी भी धुंध पार्टिकल्स पे, मोस्ट पार्टिकल्स पे, तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से गिरते हुए नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली होती है खास स्पीड पे जाके, और उसके बाद उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। अब टर्मिनल स्पीड किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, इसको समझने के लिए हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जो हमने पहले भी डिस्कस की दोबारा देखते हैं कि वेट फोर्स बैलेंस हो रही होती है ड्रैग फोर्स से, स्टोक्स लॉ के मुताबिक हमने कैलकुलेट करते हैं, और नेट फोर्स जो आएगी किसी भी पार्टिकल के ऊपर वो F इज इक्वल टू ma के फार्मूले से ले सकते हैं, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन कब 0 होगा? जब स्पीड एक खास स्पीड के बराबर हो जाएगी, इंक्रीज करते करते जब वो स्पीड आ जाती है और वो टर्मिनल स्पीड कहलाती है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि स्पीड रीच कर गई है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और वो टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी इस फार्मूले से कि मास को ऊपर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास टर्मिनल स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। ये टर्मिनल स्पीड हमें नजर आ रहा है डिपेंड कर रही है मास पर और रेडियस पर, ग्रेविटी, 6 पाई ईटा, बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। मास और रेडियस को जरा थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। हमें मालूम है मास ऑफ द फैलिंग ड्रॉपलेट या किसी भी सर्कुलर स्फेरिकल मास का मास कैलकुलेट करना हो, किसी भी चीज का मास कैलकुलेट करना हो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब के फार्मूले से लेते हैं। इसको अगर हम मास के फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, और इस मास की वैल्यू को आप प्रीवियस टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करें। इस फार्मूले में जो आपको नजर आ रहा है कि मास के फार्मूले में मास की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। टर्मिनल स्पीड का फार्मूला रीशेप हो जाएगा, जिसमें आपको नजर आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला रीशेप हो जाएगा, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है आर स्क्वायर को, क्योंकि 2g और रो 9 ईटा ये सारे कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। ना विस्कोसिटी चेंज होती है ईटा, ना डेंसिटी चेंज होती है थ्रू आउट द फैलिंग ड्रॉप ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर कांस्टेंट रहती है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इट मीन सारे कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे बॉडी का साइज या रेडियस बढ़ता है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होती चली जाती है, जो कि हमें इस इक्वेशन से नजर आ रहा है। Please continue watching these video lectures and subscribe our channel. Thank you.